आपकी आवाज। देखिए IND इनसाइड सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे सिर्फ IND 24 पर। ट्रेंडिंग के दौर में ट्रेंड्स को छोड़कर बात उनकी जो कर रहे हैं कुछ लीक से हटकर। सफलता से पहले संघर्ष के दौर में संभावनाओं के लिए एक सार्थक मंच, नए विचार, सामाजिक सरोकार या अलमस्त कलाकार। अगर आपके अंदर भी है ऐसा ही जोश, जुनून और जज्बा तो साझा कीजिए हमारे साथ। हम करेंगे दिल से सबकी बात सच के साथ। द नवीन पुरोहित शो में रविवार रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ IND 24 पर। संपर्क करें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर राज शर्मा से। कॉन्टैक्ट 7803913743। आपका अपना पसंदीदा चैनल IND 24 अब एयरटेल डिजिटल DTH के चैनल नंबर 376 पर। तो देखते रहिए IND 24, सबकी बात सच के साथ। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। देखते रहिए IND 24। नमस्कार। और देखिए IND 24 के विशेष प्रोग्राम। IND 24, सबकी बात सच के साथ। अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास। सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। खबरों की भीड़ में अब हकीकत नहीं दबेगी। मुद्दे की शक्ल में सच की हर तस्वीर दिखेगी। हटेगी हर परत, होगा नया आगाज। अब आपकी ताकत बनेगी आपकी आवाज। देखिए IND इनसाइड सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे सिर्फ IND 24 पर। मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा डॉक्टर मोहन सरकार का बजट। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में गौवंश, पर्यावरण संरक्षण, झुग्गी मुक्त शहर पर होगा फोकस। बजट की तैयारियों में जुटा वित्त विभाग। हाईकोर्ट के आदेश पर अमल। आज रात से हटेगा इंदौर का BRTS। ट्रैफिक के ज्यादा दबाव वाले इलाकों से हटेंगी रेलिंग। उत्तराखंड में एवलांच, 57 मजदूर दबे, 32 को बचाया गया। 25 की तलाश जारी। मौसम खराब होने से राहत और बचाव कार्य में हो रही परेशानी। दीपक बैज की रेखी पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में बवाल। 1 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में ईडी का पुतला दहन करेगी कांग्रेस। 3 मार्च को ईडी कार्यालय का घेराव। जासूसी के आरोप की जांच कराएंगे CM साय। MP के 21 लाख श्रमिकों का बढ़ा वेतन। हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रम विभाग ने जारी किया आदेश। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन सियासत का दौर नहीं थमा। एक और महाकुंभ को लेकर सियासत बटी है तो दूसरी ओर धार्मिक खेमे में भी मतभेद है। सियासत में सनातनी बनाम गैर सनातनी की लड़ाई है तो धर्म जगत में भी संतों की अलग अलग राय है। 45 दिन तक चले महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गजों ने संगम में डुबकी लगाई, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रयागराज नहीं पहुंचा। यही नहीं, विपक्षी नेताओं ने महाकुंभ की बुराई करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी ने कहा महाकुंभ स्नान से नौकरी नहीं मिल जाएगी, तो किसी ने महाकुंभ को फालतू कह दिया, तो किसी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया। अब एक शंकराचार्य
माघ मास के बाद हुए स्नान को सरकारी स्नान तक बताने लगे। सनातन का सबसे बड़ा आयोजन क्यों हुआ सियासत का शिकार, देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन इस पर चल रही सियासत नहीं थमी। 45 दिन चले महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। राष्ट्रपति, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने महाकुंभ स्नान किया, लेकिन चुनाव के वक्त मंदिर मंदिर जाकर अपने को सनातनी बताने वाले विपक्ष के दिग्गजों ने महाकुंभ से दूरी बनाए रखी। इसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी शामिल हैं। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य महाकुंभ स्नान करने नहीं पहुंचा। गांधी परिवार की महाकुंभ से दूरी पर उनके सनातनी होने पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के वो दो महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं। यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते। अब 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। शंकराचार्य जी बन गए क्या कि जो है वो महामंडलेश्वर बन गए हैं, तो वो सर्टिफिकेट देने लगे कौन कैसा हिंदू है, उसकी उन्हें अथॉरिटी किसने दी है। विपक्ष के नेताओं ने महाकुंभ से दूरी ही नहीं बनाई, इसकी बुराई करने से भी पीछे नहीं रहे। किसी ने कहा कि महाकुंभ स्नान से क्या गरीबी दूर होगी, किसी ने ऐसे फालतू कहा तो कोई मृत्यु कुंभ कहने से भी नहीं चूका। मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। यही नहीं, संत समाज भी महाकुंभ को लेकर दो फांक दिखा। साधु संतों के एक वर्ग ने इस महाकुंभ को दिव्य भव्य बताकर मोदी और योगी सरकार की तारीफ की, तो कुछ ने इसे सरकारी इवेंट बता दिया। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। आज ही की ये नहीं है, त्रेता में भी होता है। रामायण में, रामचरितमानस में, बालकांड में है ना, जह जप यज्ञ योग मुनि करहि त हमारे जसु बाहु डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहु उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब यज्ञ अनुष्ठान विश्वामित्र मुनि करते थे तो अनेक नकारात्मक जो शक्तियां थी, असुर थे, वो आते थे और विघ्न डालते थे। महाकुंभ पर उठ रहे सवालों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नेताओं और आलोचकों पर करारा पलटवार किया है। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, गरीबों को रोजगार मिला, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। महाकुंभ पर हो रही सियासत के कई मायने हैं। 2024 के पहले देश की सियासत हिंदुत्व बनाम सेक्युलरिज्म के नाम पर चली। बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण, धारा 370 की समाप्ति, सीएए जैसे हिंदुत्ववादी मुद्दों को आगे रखकर वोट मांगे, तो विपक्ष ने जातिगत जनगणना, संविधान पर खतरे का नारा दिया। इनमें विपक्ष का नैरेटिव ज्यादा चला और भाजपा को 40 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ। महाकुंभ को बीजेपी सनातन उत्थान से जोड़ रही तो विपक्ष इस पर भी सरकार को नाकाम बताने में जुटा है। देखना यह है कि महाकुंभ को लेकर किसका नैरेटिव चलता है, किसके हिस्से में अमृत आता है और किसके हिस्से में हलाहल। विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों में पहुंचकर कर्मचारियों से चर्चा की और दोपहिया वाहनों से आने वाले सभी कर्मचारियों को हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने के निर्देश दिए
उन्होंने कहा कि अभी समझाइश दी जा रही है, आगे चालानी कार्रवाई की जाएगी। उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि आप अधिकारी हैं या कर्मचारी। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने आगे कहा कि अक्सर देखा जाता है कि हादसों में सर की चोट की वजह से लोगों की ज्यादा जान जाती है, लेकिन हेलमेट पहनने वालों की जान बच जाती है, इसलिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। देखिए, सड़क दुर्घटनाएं रोकने की दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये शुरुआत हम लोगों ने अपने कार्यालय से ही करी है और आज उसी क्रम में अपने कार्यालय में मैंने भ्रमण किया और जो लोग भी बाइक से आते हैं, अधिकतर लोगों ने बिना कुछ लोगों ने बताया कि हम बस यहीं के लोकल और ऐसा हो गया वैसा हो गया। आज हमने सबको समझाइश दी है कि कृपया जैसे आप घर से निकलते हैं ये अपने आदत में डाल लें कि हेलमेट लगा के चलें। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्होंने कहा 2018 से 2022 तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने जनता के साथ छल किया। कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर की रेकी के आरोप पर कहा कि मामले की जांच की जा रही है। रायपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। 2018 से 2022 तक कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कहा कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने जनता के साथ छल किया। कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर की रेकी के आरोप पर कहा कि मामले की जांच की जा रही है। 2018 से लेकर 22 तक उनकी सरकार थी, 5 साल, और एक बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला था और बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किए, बल्कि 5 साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, कोई भी वादा पूरा नहीं किए, जनता के साथ छल किए, धोखा किए। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से उनको अलग होना, उसको हम दिखवा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पीसीसी चीफ दीपक बैज की रेकी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये आरोप निराधार और अर्थहीन है। कांग्रेस सारे चुनाव हार गई, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है। तो वहीं प्रश्नकाल में डिजिटल अरेस्ट का मामला उठने पर विजय शर्मा ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के 12 मामले आए, एक मामले की पूरी जानकारी है, कुछ राशि रिकवर और होल्ड की गई है। तो वहीं कांग्रेस की गाइडलाइन का पालन न करने वाले नेताओं पर कार्रवाई को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बहुत लोगों को उनको निकालना पड़ जाएगा, जो निकालने वाले हैं उनको भी स्वयं निकलना पड़ जाएगा। निराधार आरोप, मतलब अर्थ ही नहीं है इन बातों को कहने का। क्या रेकी करना भाई, क्या करना, ऐसा क्या गजब कर दे रहे हो जिसका रेकी किया जाए? क्या है, अभी सारे चुनाव तो आप हार गए, तो इसमें रेकी करने वाला क्या मामला है? क्यों डराया धमकाया जाएगा भाई? क्यों कहा जाएगा किसी? क्यों कहा जाए? माने कोई कमी रहे तो कहा जाए ना, क्यों कहा जाए? जनता का भरपूर समर्थन, भरपूर साथ मिला है, कोई क्यों कहेगा? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में जमकर अलग अलग मुद्दों पर हंगामा हो रहा है। आज हंगामा हुआ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की रेकी को लेकर, और जिसके बाद अब फिलहाल जो सरकार है उसने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के इर्द गिर्द पुलिस, ईडी, कानून और घोटाले, यह सब चक्कर लगा रहे हैं। बीती रात पीसीसी चीफ दीपक बैज के निवास पर दंतेवाड़ा पुलिस ने रेकी करने की खबर जंगल की आग की तरफ न सिर्फ फैली, वहीं शुक्रवार को विधानसभा में जिसका जमकर असर भी देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने विपक्ष को कुचलने की साजिश बताते हुए सदन के भीतर जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना कि विपक्ष के सभी सदस्य पहले निलंबित हुए, फिर दिन भर की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर की रेकी का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही कांग्रेस इस विषय पर सदन में चर्चा करना चाह रही थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस विधायकों को प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था देने की बात कही। इस पर विपक्षी विधायक विफर पड़े।
विपक्ष के हंगामे के चलते 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोबारा जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के विधायक गर्भगृह में पहुंचकर नारे लगाने लगे, जिसके बाद सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप विपक्षी विधायकों को मनाने गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे, लेकिन कांग्रेस विधायक नहीं माने और दिन भर की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। आज हम लोगों ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस बात को उठाया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने जानबूझ करके, चूंकि ये लोकतंत्र की एकदम हत्या दिख रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे अध्यक्ष के घर पर रात के 12 बजे पुलिस वाले दिखे और वहां जानबूझ करके उनके यहाँ आने जाने वालों को बाधित करने की कोशिश की गई। जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित करके वहां के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बलपूर्वक उनको रोका जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने इसे विपक्ष की नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस सब चुनाव हार चुकी है। पीसीसी अध्यक्ष अपने क्षेत्र का चुनाव भी हार गए। ऐसे में वो सदन के माध्यम से अपना महत्व बढ़ाने में लगे हैं। विपक्ष को जो आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने जो यहाँ पर व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनके पास में पूरा अवसर था। शून्यकाल में वो अपनी बात रख सकते थे और आज तो राज्यपाल के अभिभाषण पर उन पर नेता प्रतिपक्ष को भी अपनी बात रखनी थी। किन कारणों से और किन के दबाव से इस तरीके से किया गया, ये तो वो बता पाएंगे। जहां तक पीसीसी अध्यक्ष की बात है, तो पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा चुनाव हार चुके हैं, यहां तक कि वो अपने क्षेत्र का चुनाव भी हार चुके हैं। और यदि उनके संबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होंगे तो जो कहते हैं शक के दायरे में। छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में यह पहली दफा हुआ जब प्रश्नकाल को ही बाधित किया गया। देखना ये है कि पीसीसी चीफ के घर की रेकी के मामले में विपक्ष का यह हमलावर रवैया कब तक रहता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आपके हिसाब से